हर बार जब हम रात के आसमान में देखते हैं, हम टाइम में पीछे देख रहे होते हैं। जो लाइट दूर के स्टार से आ रही है, उसने हजारों या बिलियन सालों का सफर तय किया है हम तक पहुंचने के लिए। लेकिन तब भी हम सिर्फ पूरी तस्वीर का एक हिस्सा ही देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारी नजरों में दो बड़ी रुकावटें हैं। पहली है घूमती हुई कॉस्मिक डस्ट, जो अपने पीछे सब कुछ छुपा लेती है। दूसरी है स्पेस का लगातार होने वाला फैलाव, जो लाइट को हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के पार खींचकर इंफ्रारेड में बदल देता है। सदियों से इन रुकावटों की वजह से यूनिवर्स अपने सबसे गहरे राज छिपाता आ रहा है। हमने कभी पहले गैलेक्सीज को नहीं देखा या स्टेलर फॉर्मेशन के शुरुआती दौर को नहीं देखा, लेकिन 2021 के क्रिसमस के दिन ये सब बदल गया। हमने आखिरकार वो गोल्डन आई लॉन्च कर दी, जिससे हम इन कॉस्मिक पर्दों को हमेशा के लिए उठा पाएंगे। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो 10 बिलियन का और 3 एजेंसीज का कोलैबोरेशन है। वेब अब तक की बनाई गई सबसे ताकतवर ऑब्जर्वेटरी है। अल्ट्रा सेंसिटिव इंफ्रारेड डिटेक्टर से लैस ये न सिर्फ धूल के पार देख सकती है, बल्कि ये सबसे धुंधली और सबसे दूर की चीजों को भी देख सकती है। इस टेलीस्कोप ने हमारे यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। हमने घर के करीब के अजूबे देखे हैं, जुपिटर पर ऑरोरास और मशहूर पिलर ऑफ क्रिएशन जो बहुत दूर है वहां भी, ग्रेविटेशनल शॉकवेव्स और गैलेक्टिक कोलिशंस जैसे कुछ नाम। लेकिन वेब को सिर्फ अच्छी तस्वीरें भेजने के लिए नहीं बनाया गया था। 2025 तक इसने पहले ही 860 से ज्यादा साइंटिफिक प्रोग्राम्स पूरे कर लिए हैं और लगभग 550 टेराबाइट्स डेटा इकट्ठा किया है। यह हबल द्वारा 35 सालों में जमा किए गए डेटा से भी ज्यादा है। ये डेटा सेट्स हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखा रहे हैं जो कहीं ज्यादा अजीब और कॉम्प्लेक्स है, जितना हमने कभी नहीं सोचा था। देख रहे हैं विज्ञान शो। आज मेरे साथ जुड़िए जब हम जेम्स वेब की कुछ सबसे शानदार नई तस्वीरों पर नजर डालेंगे और टाइम की गहराइयों से जुड़े हुए कॉस्मिक राजों से पर्दा उठाएंगे। जुलाई 2022 में पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एक प्राइमरी मिशन के लिए डिजाइन किया गया था कि वो अब सेंसिटिव इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करके यूनिवर्स में फैले कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स को चीर सके, ताकि हम सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को देख सके। और इसकी शुरुआत भी अच्छी हुई है। अभी से इसकी शुरुआती खोजें हमारी जानकारी की हदें पार कर रही हैं और यूनिवर्स के इवोल्यूशन से जुड़े करंट मॉडल्स को चैलेंज कर रही हैं। लेकिन टाइम में इतना पीछे देखने के लिए जेम्स वेब को बहुत दूर स्पेस में झांकना पड़ता है, और इस सफर में इसने कुछ जानी पहचानी चीजों के बारे में शानदार डिस्कवरीज की हैं। वो चीजें जो सिर्फ इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पर ही नजर आती हैं। तो चलिए कॉस्मोस की एक सैर करें और टाइम में पीछे जाएं, अपने सोलर सिस्टम से शुरू करके हैरान करने वाली दूर की अर्ली गैलेक्सीज तक का सफर वेब की इन कमाल की आंखों के जरिए। हमारा पहला पड़ाव हमारा अपना कॉस्मिक बैकयार्ड है, नेपच्यून। वैसे तो ये अपने नीले रंग की वजह से आसानी से पहचाना जाता है, पर वेब के नजारे में ये काफी अलग दिखता है। क्या ये जादुई नहीं लगता? नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन सूरज की रोशनी के ज्यादातर इंफ्रारेड हिस्से को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसका मतलब है बहुत कम रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता, जिससे ज्यादातर प्लैनेट अंधेरे में नजर आता है। लेकिन इसका एक फायदा भी है। इसकी वजह से नेपच्यून की डस्टी रिंग्स और ऊंचे बादलों की हल्की चमक बहुत ही साफ तौर पर दिखाई देती है। ये हमारी खींची गई अब तक की सबसे साफ तस्वीरें हैं। ये ना खूबसूरत हैं, बल्कि इन्होंने कभी पहले ना देखी गई रिंग्स, आर्क्स और आइस जाइंट्स के 14 जाने माने मून्स भी दिखाए हैं। और ये तो बस अभी शुरुआत है। साइंटिस्ट अभी भी इन तस्वीरों की बारीकी से जांच कर रहे हैं, ताकि नेपच्यून के और भी राज सामने आ सके। आने वाले वक्त में इसके बारे में और गहराई से जानेंगे। लेकिन फिलहाल बाहरी प्लैनेट्स के बाकी राजों को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि वेब अपना सारा ध्यान हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दिलचस्प ऑब्जेक्ट्स में से एक पर लगा रहा है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट
जिसकी शुरुआत यहाँ नहीं हुई थी। 6 अगस्त 2025 को वेब ने अपने नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल करके टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट की उस फ्लीट में शामिल हुआ जो कॉमेट 3i एटलस को ऑब्जर्व कर रही थी। इसका मेन फोकस उसके कॉम्पोजिशन को एनालाइज करना था। वेब को जो मिला उसने पॉसिबिलिटीज का एक नया दरवाजा खोल दिया है। ये कॉमेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में हैरानी से बहुत रिच निकला। असल में ये रेशियो किसी भी कॉमेट में देखी गई सबसे हाई रेशियोज में से एक था। ये एक दूसरे स्टार सिस्टम का मैसेंजर है जो अपने ओरिजिनल स्टार की प्लैनेटरी डिस्क के एक ऐसे रीजन में बना था जहां टेम्परेचर्स इतने ठंडे थे कि CO2 आइस नेचुरली जम सके। इस कॉमेट को सीधे सैंपलिंग करके जेम्स वेब ने साबित कर दिया कि प्लैनेटरी सिस्टम्स और लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरी गैलेक्सीज में एक जैसे हैं। वो कॉमन एलिमेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को बनाया वो शायद यूनिवर्सल हैं। लेकिन ये बेमिसाल टेलीस्कोप सिर्फ हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड की दुनियाओं को एक्सप्लोर करने में ही काम नहीं आया। ये हमारे स्टार के पार नई दुनियाओं की तलाश का भी हिस्सा है। और एक बार फिर ये कुछ चौंकाने वाली खोजें कर रहा है। एक्सोप्लैनेट्स की तलाश जोरों से चल रही है। टेस्ट जैसे मिशंस यानी ट्रेनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट और हबल की बदौलत हम पहले ही 6000 से ज्यादा ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ चुके हैं। लेकिन वो सिर्फ इतनी ही जानकारी जुटा पाए हैं। इन अजीब नई दुनियाओं के बारे में और जानने के लिए उन्हें एक और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी और वो जेम्स वेब के रूप में मिला। उसने पता लगाया कि हमारा सबसे करीबी स्टार राज छुपाए हुए था। बस 4 लाइट ईयर्स से थोड़ा दूर अल्फा सेंटोरी सिस्टम मौजूद है। 3 स्टार्स का एक ग्रुप जिसमें 2 सूरज जैसे स्टार्स हैं, अल्फा सेंटोरी A and B और रेड ड्वार्फ प्रोक्सिमा सेंटोरी। दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स को शक था कि इन 2 सूरज जैसे स्टार्स का प्लैनेट्स चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन इस बाइनरी पेयर की बहुत तेज चौंधियाने वाली चमक इन्हें डिटेक्ट करना नामुमकिन बना देती थी। वेब ने अपने मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और एक इंटरनल कॉर्नोग्राफ की मदद से इस रुकावट को पार कर लिया और उस तेज स्टारलाइट को ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सीधी धूप रोकने के लिए कार का वाइजर इस्तेमाल करते हैं ताकि सड़क साफ दिखे। ये डिवाइस उस तेज स्टारलाइट को रोकता है और आसपास के प्लैनेट्स की हल्की रोशनी को देखने देता है। ये एक बेहद चैलेंजिंग ऑब्जर्वेशन है जिसके लिए बहुत बारीक इमेज प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है ताकि अल्फा सेंटोरी A और उसके साथी स्टार B से आ रही बची कुची रोशनी को घटाया जा सके। मिरी से पकड़ा गया रोशनी का वो हल्का सा बिंदु अब तक का सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट है जिसे सीधा इमेज किया गया है। इसने अल्फा सेंटोरी A का चक्कर लगा रहे एक सैटर्न मास गैस जाइंट का ठोस सबूत दिया है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ऑर्बिटल सिमुलेशन के हिसाब से यह गैस जाइंट उस स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर एक इलेप्टिकल रास्ते पर चलता है। हालांकि इस गैस जाइंट पर लाइफ होने की उम्मीद ना के बराबर है, पर इसका होना यह कंफर्म करता है कि हमारे सबसे करीबी स्टेलर नेबर के इर्द गिर्द एक प्लैनेटरी सिस्टम बन चुका है जिससे वहां छोटे हैबिटेबल मून्स या दूसरी टेरेस्ट्रियल दुनियाओं के होने की उम्मीद जागती है जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। अब अगर प्लैनेट्स और मून्स पूरे यूनिवर्स में बनते हैं, जो कि हमें काफी हद तक सच लगता है, तो अगला सवाल ये है कि कैसे। और ये एक बार फिर कुछ ऐसा है जिसका जवाब ढूंढने में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मदद कर सकता है। तो चलिए अपना सफर जारी रखते हैं, क्रिएशन के इन बेहद क्योटिक प्रोसेस में गोता लगाते हैं। करीना नेब्यूला का हिस्सा कॉस्मिक क्लिफ्स जो 7600 लाइट ईयर्स दूर है और मशहूर ईगल नेब्यूला में मौजूद पिलर्स ऑफ क्रिएशन जो 6500 लाइट ईयर्स दूर है, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए जाने पहचाने हो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खींची गई उन शानदार विजिबल लाइट इमेजेस की बदौलत। लेकिन वेब ने हमें बिल्कुल अलग नजारा दिखाया है। कंपीट करने की बजाय वेब हबल के एक साथी की तरह काम करता है। लाइट स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड हिस्से का इस्तेमाल करके उस घनी और रुकावट डालने वाली धूप के पार देखता है जिसे हबल की विजिबल लाइट पार नहीं कर सकती। पिलर्स ऑफ क्रिएशन की इस तस्वीर में वेब का नियर कैम व्यू हजारों ऐसे स्टार्स दिखाता है जो पहले कभी नहीं दिखे, जिनमें वो नए स्टार्स भी शामिल हैं जो हबल की तस्वीरों में उन अंधेरे और धूल भरे कॉलम्स में पूरी तरह छुपे हुए थे। ये एक डस्टी पिलर के बाहर नजर आते हैं। अंदाजन इनकी उम्र बस कुछ लाख साल है। ये लाल चमक एनर्जेटिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से आती है
जो अंदर बन रहे स्टार से निकलने वाले प्लाज्मा जेट्स और शॉक वेव से बनते हैं। ऐसा लगता है जैसे पिलर का ऊपरी हिस्सा एक्टिविटी से धड़क रहा हो। ऐसे ही प्रोसेसेस कॉस्मिक क्लिफ्स में भी देखे गए हैं। यहाँ वेब के नियर कैम ने नेबुला के किनारे पर मौजूद अशांत टर्बुलेंट गैसियस स्ट्रक्चर की बिल्कुल साफ डिटेल्स कैप्चर की हैं। ये साफ नजारा दिखाता है कि वो अपने ठीक ऊपर मौजूद भारी भरकम युवा स्टार से निकलने वाले तेज रेडिएशन की वजह से इरोड होकर लगातार अपना आकार बदल रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसे हबल के पुराने डेटा में देख पाना मुश्किल था। इन कॉस्मिक नर्सरीज के अंदर झांकने की एक काबिलियत स्टार्स और प्लैनेट्स के बनने की हमारी समझ को पूरी तरह बदल देती है और आखिरकार हमें सिमुलेशंस पर आधारित थ्योरीज को टेस्ट करने का मौका देती है। और वेब को जो मिल रहा है वो ये है कि नए पैदा हो रहे स्टार्स शांत नहीं होते। उनका जन्म एक्सप्लोसिव, एनर्जेटिक और हमेशा स्पेक्टेकुलर होता है। मिल्की वे के बाहरी किनारों की गहराइयों में एक रीजन में जिसे शार्पलेस 2284 कहा जाता है, जो लगभग 15,000 लाइट ईयर्स दूर है, हमारी गोल्डन आई को कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला। एक विशाल प्रोटोस्टार जिसका मास हमारे सन से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यह भारी भरकम स्टार गैस और रेडिएशन के विशाल जेट्स छोड़ रहा है, जिन्हें बाइपोलर आउटफ्लो कहा जाता है। ये तब बनते हैं जब सुपर हीटेड गैस अंदर प्रोस्टार के कोर की तरफ गिरती है और फिर उसी वक्त वापस स्पेस में ब्लास्ट हो जाती है। ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड्स इस मटेरियल को पतले हाई वेलोसिटी जेट्स में मोड़ देते हैं, जो बाहर की तरफ सैकड़ों किलोमीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से निकलते हैं। 8 लाइट ईयर्स में फैले हुए ये शानदार बर्थ अनाउंसमेंट जेट्स दूरी में हमारे सन से अल्फा सेंटोरी सिस्टम की दूरी से लगभग 2 गुने हैं और ये बेहद पावरफुल हैं, जो एक कॉस्मिक स्नो फ्लो की तरह काम करते हैं। आसपास के मॉलिक्यूलर क्लाउड मटेरियल को धकेलते हैं और गैस के 2 बहुत बड़े अपोजिंग लोब्स बनाते हैं। ये एक रेयर एग्जाम्पल है जिसे हर्बिग हैरो ऑब्जेक्ट कहा जाता है। गैस और धूल के चमकदार हिस्से जो तब बनते हैं जब ये जेट्स आसपास के मटेरियल से टकराते हैं। हालांकि अब तक 300 से ज्यादा हर्बिग हैरो ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व किए गए हैं, पर ये जेट्स अपने विशाल साइज और ताकत की वजह से खास तौर पर रेयर हैं। इस आउटफ्लो का स्टेबल सिमेट्रिकल नेचर ये बताता है कि स्टार एक ऑर्डर्ड डिस्क के जरिए बन रहा है, जो मैसिव स्टार बर्थ के कोर एक्रेशन मॉडल के लिए बहुत ठोस सबूत देता है। जो बात इस डिस्कवरी को और भी रोमांचक बनाती है वो ये है कि गैलेक्सी के बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक स्टार क्लस्टर में मौजूद है, जहां मेटलिसिटी बेहद कम है। इसका मतलब है कि इसमें हमारे सन के मुकाबले हेवियर एलिमेंट्स बहुत कम है, और हेवियर एलिमेंट से हमारा मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा किसी भी चीज से है। ये साफ माहौल अर्ली यूनिवर्स की कंडीशंस को बिल्कुल हुबहू कॉपी करता है। अपने इंफ्रारेड लेंस से देखकर वेब साइंटिस्ट्स को एक ऐसे राज के अहम सुराग दे रहा है जो लंबे वक्त से एक रहस्य बना हुआ था कि सबसे पहले मैसिव स्टार्स आखिर कैसे बने होंगे। लेकिन स्टेलर बर्थ क्रिएशन प्रोसेस का इकलौता ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते। प्लैनेटरी फॉर्मेशन भी उतना ही मिस्टीरियस है, और एक बार फिर ये कुछ ऐसा है जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे लिए रोशन कर रहा है। एक बार जब एक युवा स्टार शांत हो जाता है तो उसके आसपास की हलचल सुलझने लगती है। बची हुई घूमती धूल और गैस से एक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क बन जाती है, जो प्लैनेट्स के पैदा होने की जगह है। जैसे ही इन डिस्क के अंदर जाइंट प्लैनेट्स उभरते हैं, वो अपने खुद की छोटी डिस्क बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल CTHB सिस्टम से आता है, जो 625 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये भारी भरकम युवा एक्सोप्लैनेट एक सरकम प्लैनेटरी डिस्क से घिरा है, जो मटेरियल की एक घनी रिंग है जिसे मून्स बनने की जगह माना जाता है। हमारा मानना है कि जुपिटर का मून सिस्टम भी बहुत पहले ऐसे ही बना था। अपने मिरी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वेब ने इस पोटेंशियल मून फॉर्मिंग डिस्क की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की पहली डायरेक्ट मेजरमेंट दी है। रिसर्चर्स ने पता लगाया कि यह डिस्क कार्बन रिच है, जिसमें एसेटिलीन और बेनेजीन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। ये खोज एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये कार्बन रिच केमिस्ट्री उस होस्ट स्टार के आसपास की डिस्क से बिल्कुल अलग है, जहां साइंटिस्ट को वाटर तो मिला लेकिन कार्बन ना के बराबर था।
ये केमिकल डिफरेंस एक ऐसे सिस्टम में दिख रहा है जो सिर्फ 2 मिलियन सालों से इवॉल्व हो रहा है। यह हमें एक दूर के सिस्टम में मून्स बनने के इंग्रेडिएंट्स को 4 बिलियन साल पहले बने हमारे खुद के सोलर सिस्टम से कंपेयर करने का मौका देता है। यूनिवर्स दुनियाएं बनाने में बिजी है और वेब हमें फ्रंट रो सीट से एक बेमिसाल नजारा दे रहा है। अब हमने देखा है कि कैसे इंडिविजुअल स्टार्स पैदा होते हैं और कैसे प्लैनेट्स आकार लेना शुरू करते हैं, लेकिन ये कहानियां अकेले में नहीं होती। ये पूरी गैलेक्सीज के विशाल और हैरान करने वाले स्ट्रक्चर्स में फैली होती हैं। 2024 में वेब ने पास की 19 स्पाइरल गैलेक्सीज पर फोकस किया और हमें ऐसी तस्वीरें दी जो बस हैरान करने वाली हैं। एक पल के लिए साइंस को भूल जाइए और बस इन्हें देखिए। अगर ये कोई आर्ट नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। आप कॉस्मिक क्रिएशन के बिल्कुल बीचों बीच देख रहे हैं। NGC 628 जैसी गैलेक्सी में, जिसे फैंटम गैलेक्सी या M74 भी कहा जाता है, जो लगभग 32 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। वेब का नजारा खास है क्योंकि यह खास गैलेक्टिक इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट करता है। नीली रोशनी गैलेक्सी के कोर में बसे लाखों पुराने स्टार्स को दिखाती है, लेकिन यह कमाल का लाल और नारंगी रंग है जो ध्यान खींचता है। ये चमकती हुई धूल और गैस है, वो नर्सरी मटेरियल जो स्पाइरल आर्म से होकर गुजरता है, जैसे कोई आग का रास्ता हो। चमकीले लाल हिस्से वो स्टार्स हैं जो अभी पूरी तरह नहीं बने हैं, जो अभी भी अपने धूल भरे घेरे में बंद हैं। आप ये देख सकते हैं कि स्पाइरल आर्म्स विशाल स्पेरिकल शेल्स या बबल से भरे हैं, जो प्राचीन एक्सप्लोडेड स्टार्स की शॉक वेव्स में बने बड़े बड़े गड्ढे हैं। 19 गैलेक्सीज में इन लगातार दिखने वाले पैटर्न्स को एनालाइज करना साइंटिस्ट की मदद करता है, ये समझने में कि वो कैसे स्टार्स, प्लैनेट्स और साथ ही लाइफ के लिए जरूरी मटेरियल को बनाते, मेंटेन और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अब भी इतनी जानकारी होने के बावजूद हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है। हमें एक कदम और आगे जाना है। पूरी तरह बन चुकी पुरानी गैलेक्सीज को देखने के बजाय हमें यह जानना होगा कि वो कब और कैसे शुरू हुई। उसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, बिल्कुल पहले स्टार्स और गैलेक्सीज तक। अब वक्त है टाइम में पीछे कॉस्मिक डॉन तक जाने का, लगभग 13.5 बिलियन साल पहले। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बावजूद इसकी सभी शानदार टेक्निकल एडवांसेस के साथ रोशनी हमें क्या दिखा सकती है, उसकी भी कुछ हदें हैं। यूनिवर्स की सबसे पहली लाइट तब आजाद हुई थी जब बिग बैंग के बस कुछ लाख साल बाद स्पेस पहली बार ट्रांसपेरेंट हुआ था। उस पॉइंट के पार यूनिवर्स को लाइट के जरिए ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से फिजिक्स हमें और दूर देखने के तरीके देता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। हम ये इफेक्ट तब देखते हैं जब RxJ2129 जैसा एक गैलेक्सी क्लस्टर जो 3.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, जेम्स वेब के नजारे में आता है। ये क्लस्टर इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी स्पेस टाइम को मोड़ देती है, जो एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है और अपने पीछे की गैलेक्सी की लाइट को मोड़कर फोकस करता है। 2023 में वेब ने RxJ2129 के पीछे एक दूर के सुपरनोवा एक्सप्लोजन को कैप्चर किया, लेकिन टेलीस्कोप ने उसे सिर्फ एक बार नहीं देखा। उसकी लाइट बंट गई थी, जिससे उसी इवेंट की कई इमेजेस बन गई, क्योंकि हर इमेज से आने वाली लाइट ने क्लस्टर के आसपास एक थोड़ा अलग मैग्नीफाइड रास्ता लिया। इसलिए सुपरनोवा टाइम में एकोस की तरह दिखाई देता है। हर एक के बीच के टाइम डिले को एनालाइज करके या लाइट ने हर रास्ते पर कितना ज्यादा टाइम लिया, इससे एस्ट्रोनॉमर्स विशाल कॉस्मिक डिस्टेंसेस को बिल्कुल सटीकता से माप सकते हैं। ये डेटा यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को बेहतर समझने के लिए बहुत जरूरी है, जिसे हबल कांस्टेंट भी कहा जाता है। हाल के सालों में इसे लेकर साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं, पर कौन जानता है, शायद जेम्स वेब इस तरह के मेजरमेंट से इसे सुलझने में मदद कर सके और इस तरह हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंच गए हैं, टाइम की शुरुआत के करीब। यहाँ वेब के नियर कैम और नियर स्पेक इंस्ट्रूमेंट्स ने जेड सर्वे के हिस्से के तौर पर ऑब्जर्वेशन को उसकी आखिरी हद तक पहुंचा दिया है।
चुनौती यह है कि सबसे शुरुआती गैलेक्सीज की लाइट कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट फिनोमेनन की वजह से बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स का फैलाव लाइट वेव्स को खींचता है जब वो स्पेस की विशाल दूरियों को पार करती है, जिससे लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम से पूरी तरह खिसक कर इंफ्रारेड में बदल जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही लाइट है जिसे पकड़ने के लिए वेब को डिजाइन किया गया है। इसने ऐसी गैलेक्सीज को खोज निकाला है जो हमारी उम्मीद से कहीं पहले मौजूद थीं और कहीं ज्यादा चमकीली हैं, और इनमें से खास तौर पर अलग नजर आई। वेब के निरस्पेक इंस्ट्रूमेंट ने कंफर्म किया कि इसकी रेडशिफ्ट 14.32 है। इसका नाम जेड्स GS Z140 है। ऐसे देखा गया है जैसे ये बिग बैंग के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद मौजूद थी, जो इसे यूनिवर्स की सबसे पुरानी जानी मानी गैलेक्सीज में से एक बनाता है। इससे पुरानी सिर्फ Z14 है, जिसे जेम्स वेब ने मई 2025 में ही देखा था और जो 10 मिलियन साल ज्यादा पुरानी है। मौजूदा लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर कॉस्मोलॉजिकल मॉडल ये प्रिडिक्ट करता है कि इस दौर की गैलेक्सी, जिसे अक्सर कॉस्मिक डॉन कहा जाता है, छोटी धुंधली होनी चाहिए और सिर्फ अपने पहले सबसे आसान स्टार्स बनाना शुरू ही कर रही होनी चाहिए, जो इस नई डिस्कवरी के बिल्कुल उलट है। जेट्स GS Z140 बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है। बिग बैंग के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद इतनी बड़ी गैलेक्सी बनने के लिए अर्ली यूनिवर्स को किसी भी करंट मॉडल की इजाजत से कहीं ज्यादा तेजी और आसानी से स्टार्स बनाने चाहिए थे। इस गैलेक्सी और इसके जैसे कई दूसरे सोर्सेस का मौजूद होना ही एस्ट्रोनॉमर्स को इस बात का सामना करने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की बुनियाद को फिर से सोचने और बदलने की बहुत जरूरत है। इस उलझन का एक जवाब एक बोल्ड आइडिया की तरफ वापस ले जाता है, जिसे पहली बार 2007 में कॉस्मोलॉजिस्ट कैथरीन फ्रीज, पाओलो कॉन्डोलो और डगलस स्पॉयलर ने पेश किया था। डार्क स्टार्स का वजूद। ये हाइपोथेटिकल स्टार्स हमारे सन की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन से नहीं चलते, बल्कि अपने कोर के अंदर डार्क मैटर पार्टिकल्स के ग्रेविटेशनल एनाहिलेशन से ताकत लेते हैं। ये पोटेंशियल स्टार्स बहुत बड़े हो सकते हैं, सन के मास से लाखों गुना ज्यादा, ठंडे और लंबी उम्र वाले हो सकते हैं, जो वो इंफ्रारेड लाइट पैदा करते हैं, जिसमें वेब माहिर है। तो हो सकता है कि हम डार्क स्टार्स के निशान देख रहे हों। ये मूल रूप से सबसे दूर के ऑब्जर्वेशंस को हमारे यूनिवर्स के उस हिस्से से जोड़ता है जिसे हम सबसे कम समझते हैं। तो हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सच में हमारे यूनिवर्स पर एक बिल्कुल नए तरीके से रोशनी डाली है। इसने एक ऐसे कॉस्मोस को दिखाया है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शानदार और कॉम्प्लेक्स है। मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि जेम्स वेब आगे क्या ढूंढता है, और अभी भी इसके पास काम करने के लिए 20 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है। तो यकीनन अभी बहुत कुछ आना बाकी है। आपको इसमें से कौन सी तस्वीर सबसे ज्यादा बेहतरीन लगी, ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जुपिटर के ठीक पार एक कॉमेट सालों से यूं ही फट रहा है और किसी को नहीं पता क्यों। ये कोई छोटे मोटे बर्स्ट्स नहीं है। इसे सोलर सिस्टम का सबसे एक्टिव कॉमेट माना जाता है। हमने इसे बस कुछ ही घंटों में 300 गुना ज्यादा ब्राइट होते देखा है, 2 दिनों में बिना वार्निंग के 4 बार एक्सप्लोड होते देखा है, और 1 मिलियन टन से ज्यादा डेब्रिस को आवाज की स्पीड से भी तेज बाहर फेंकते देखा है। और जो बात इसे और भी अजीब बनाती है वो ये है कि इन एक्सप्लोजन्स का कोई साफ ट्रिगर नहीं है। सन की तरफ कोई ड्रामेटिक स्विंग नहीं, बस एक अजीब आइसी बॉडी जो किसी भी ऐसी चीज से अलग बर्ताव कर रही है जिसे हमने कभी स्टडी किया हो। और आप देख रहे हैं विज्ञान शो। आज मेरे साथ चलिए एक टूर पर जहां हम जानेंगे वो सब कुछ जो हमें सेंटुअर 29P के बारे में पता है, और हमें क्यों लगता है कि इतना वायलेंट एक्ट करता है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप की उन हाल ही की डिस्कवरीज के बारे में जिसने इन एजम्पशंस को पूरी तरह पलट कर रख दिया है।
1927 में हैम्बर्ग ऑब्जर्वेटरी के दो एस्ट्रोनॉमर्स आर्नोल्ड श्वासमैन और ऑर्नो आर्थर वॉचमैन ने सेंटोर 29P को डिस्कवर किया जब वो नाइट स्काई की फोटोग्राफ्स की एक सीरीज को कंपेयर कर रहे थे। शुरुआत में इसे एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट माना गया था, बाद में 29P को एक सेंटोर के रूप में क्लासिफाई किया गया। ये नाम उन छोटे सोलर सिस्टम बॉडीज के ग्रुप को दिया गया है जो जुपिटर और नेपच्यून के बीच सन को ऑर्बिट करते हैं। इनमें कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, बिल्कुल उन मिथिकल सेंटूर्स की तरह जो आधे इंसान और आधे घोड़े थे। ऐसा माना जाता है कि सेंटोर्स की शुरुआत काइपर बेल्ट में हुई थी, लेकिन पिछले कुछ मिलियन सालों में गैस जाइंट्स के हल्के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से वो अंदर की तरफ आ गए। सेंटोर्स के ऑर्बिट आमतौर पर इलिप्टिकल और अनस्टेबल होते हैं। इनमें से ज्यादातर आखिरकार इनर सोलर सिस्टम में ढकेल दिए जाएंगे, जहां वो कॉमेट्स के रूप में जुपिटर फैमिली कॉमेट्स में शामिल हो जाएंगे या पूरी तरह से सोलर सिस्टम के बाहर फेंक दिए जाएंगे। इस वजह से सेंटोर्स एक छोटी बॉडी के काइपर बेल्ट से जुपिटर फैमिली कॉमेट्स तक के सफर में एक शॉर्ट लाइव्ड ट्रांजिशनल स्टेट को दर्शाते हैं। हमें लगता है कि सेंटोर 29P को इनर सोलर सिस्टम में 2038 की शुरुआत में ही लॉन्च किया जा सकता है, जब जुपिटर के साथ एक कंजक्शन उसके ऑर्बिट का रास्ता बदल देगा। लेकिन सेंटोर 29P ज्यादातर सेंटोर से दो बड़े तरीकों से अलग है, जो आगे चलकर अहम होंगे। पहला, इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल नहीं है। यह सन के चारों तरफ एक लगभग परफेक्ट सर्कल बनाता है। और दूसरा, ये बहुत बड़ा है। डायमीटर में 60 किलोमीटर का होने की वजह से ये सभी सेंटोर्स के 96% से ज्यादा चौड़ा है और अब तक जानी गई सबसे बड़ी कॉमेट्री बॉडीज में से एक है। और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोड होता है। ये 10 के बाद सोलर सिस्टम की दूसरी सबसे एक्टिव बॉडी है, जो एवरेज पर साल में लगभग 30 बार एक्सप्लोड होता है। और इनमें से 40% स्ट्रॉन्ग आउटबर्स्ट किसी भी प्रिडिक्टेबल तरीके से नहीं होते। ये एक्सप्लोजन्स बहुत एरेटिक, अचानक और बहुत इंटेंस होते हैं। एक आउटबर्स्ट के बाद कॉमेट अपनी पीक ब्राइटनेस पर लगभग 2 से 3 घंटों में पहुंच जाता है। 2024 में ये तब खबरों में आया जब ये 48 घंटे के अंदर 4 बार इरप्ट हुआ, जो नॉर्मल से लगभग 300 गुना ज्यादा ब्राइट दिख रहा था। 2 साल पहले इसने 1 मिलियन टन से ज्यादा डिब्रिस को स्पेस में आवाज की स्पीड से भी तेज शूट किया था, बिल्कुल वैसे जैसे दुनिया की सबसे ज्यादा प्रेशराइज्ड शैंपेन बोतल का कॉर्क खोला जा रहा हो। उस मेन आउटबर्स्ट ने फिर 5 से 7 दिनों बाद 2 छोटे आउटबर्स्ट को ट्रिगर किया, जो इस कॉमेट के लिए एक आम बात लगती है। और हालांकि ये सुनने में बेहद वॉयलेंट और पावरफुल लगते हैं, चीजें इससे भी बड़ी हो जाती हैं। सितंबर 2021 में सेंटोर 29P में 40 सालों का सबसे बड़ा आउटबर्स्ट हुआ, जब ये एक के बाद एक लगातार 5 बार फटा। इस मैसिव ब्लास्ट के बावजूद शुरुआत में इसे साइंटिस्ट ने नोटिस नहीं किया था। इसे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा था। ये सेंटोर 29P की हिस्ट्री की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। इसके ज्यादातर इरप्शंस सबसे पहले हॉबिस्ट स्टारगेजर्स ही ऑब्जर्व करते हैं। अपने बैकयार्ड का टेलीस्कोप निकालना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप एक $multi-million वाले पब्लिक फंडेड इंस्ट्रूमेंट को अपने इंटरेस्ट वाले सेंटोर की तरफ पॉइंट करने का अप्रूवल लें। जब साइंटिस्ट ने सुना कि क्या हुआ है, तो उन्होंने करीब से देखने के लिए प्रेशियस हबल टाइम सिक्योर कर ही लिया, लेकिन यूनिवर्स के कुछ और ही प्लान्स थे। किस्मत की खराबी देखिए कि सेंटोर 29P के स्केड्यूल ऑब्जर्वेशन से ठीक एक दिन पहले हबल में एक टेक्निकल ग्लिच आ गया और उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सका। तो इन आउटबर्स्ट्स की वजह क्या है? कैसे हमें सेंटोर 29P की उन प्रॉपर्टीज के बारे में पता है जो शायद उन्हें एक्सप्लेन कर सके? अगर आपको वोल्केनोस पर शक है तो आप एक तरह से सही हैं, लेकिन गर्म आग उगलने वाले नहीं। ये आइस वोल्केनोस हैं। सेंटोर 29P को हम एक क्रायो वोल्केनिक कॉमेट कहते हैं। ये आमतौर पर एक आइसी शेल से ढके होते हैं, जिसके अंदर आइस, डस्ट और गैस होती है। इनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस एक फ्रोजी आइसी स्टेट में होती हैं। वक्त के साथ रेडिएशन की वजह से क्रस्ट सॉलिड से गैस में बदलकर कमजोर पड़ने लगती है। इससे इंटरनल प्रेशर बढ़ने लगता है। आखिरकार ये बहुत ज्यादा हो जाता है और आउटर शेल में क्रैक आ जाता है, जिससे कॉमेट के अंदर से क्रायोमैग्मा का एक जबरदस्त एरप्शन होता है, जो कि
फ्रोजन वाटर, अमोनिया, सॉल्ट्स और वॉलेटाइल गैसेस जैसे मीथेन व नाइट्रोजन गैस का एक मिक्स होता है। देखिए, आइस वोल्केनो। सेंटोर के न्यूक्लियस की एस्केप वेलोसिटी बहुत हाई होती है और ज्यादातर डेब्रिस इतनी तेजी से इजेक्ट नहीं होता कि वो इसकी ग्रेविटी से आजाद हो सके। नतीजा ये होता है कि ज्यादातर हिस्सा वापस सेंटोर की सरफेस पर गिरकर उसके क्रस्ट को फिर से बना देता है। इसके बाद ये शायद लगभग 5 दिनों बाद उन नॉक ऑन बर्स्ट को ट्रिगर करता है, जैसा कि हमने 2021 के आउटबर्स्ट में देखा था। कॉमेट न्यूक्लियस के चारों ओर वो बाहर निकले हुए डस्ट और आइस पार्टिकल्स एक हेजी रिफ्लेक्टिव क्लाउड बना लेते हैं जो कई दिनों या कुछ हफ्तों तक टिका रहता है, जिससे कॉमेट ज्यादा ब्राइट दिखता है, कभी कभी तो कई ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड तक ज्यादा। कुछ क्रायो वॉल्केनिक कॉमेट्स जैसे कि 12P, जिससे अपने आउटबर्स्ट के दौरान बनने वाले सिंगो जैसे प्ल्यूम्स की वजह से डेविल कॉमेट भी कहा जाता है, सन के चारों तरफ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स पर हैं। जैसे कि आप उम्मीद करेंगे, वो सन के जितना करीब होते हैं उनका बर्ताव उतना ही ज्यादा एक्टिव और वॉलेटाइल हो जाता है। लेकिन सेंटुअर 29P एक सर्कुलर ना कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर है। ये हमेशा सन से लगभग एक ही दूरी पर रहता है, इसलिए आप सोलर रेडिएशंस के एक बहुत ही इवन अब्जॉर्प्शन और रेगुलर प्रेडिक्टेबल एक्टिविटी की उम्मीद करेंगे। हालांकि जैसा कि हमने देखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इरप्शंस इतने एरेटिक क्यों हैं, जबकि इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए? यहाँ क्या चल रहा है? साइंटिस्ट सालों से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस सेंटुअर के इरप्शंस के इस पागलपन के पीछे कोई पैटर्न है या नहीं। कुछ ने अंदाजा लगाया कि शायद ये इरप्शंस इसके 57 दिनों के स्लो रोटेशन पीरियड से जुड़े हो सकते हैं। हर 52 से 60 दिनों में होने की ज्यादा उम्मीद होती है, लेकिन छोटे आउटबर्स्ट इवेंट्स भी हर 30 से 90 दिनों में इतनी रेगुलरिटी के साथ हुए कि साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि शायद इस कॉमेट को चलाने वाली किसी तरह की कोई सीजनल साइकिल है। हालांकि सेंटुअर 29P के इरप्शंस क्वाजी पीरियोडिकली होते नजर आते हैं, लेकिन वो इंटेंसली या सटीक टाइमिंग के मामले में पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन इस बात ने एस्ट्रोनॉमर्स को यह अंदाजा लगाने से नहीं रोका कि हमारा ये गुस्सैल दोस्त कब फटेगा। अप्रैल 2023 में साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि कॉमेट के न्यूक्लियस के आसपास की लाइट पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हो गई थी, जो आउटगैसिंग की रफ्तार कम होने का इशारा था। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेशर और भी ज्यादा तेजी से बन रहा था, जिससे इरप्शन होने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेंटुअर 29P ने उसी दिन बाद में एक मिनी आउटबर्स्ट दिया। ये इस अजीब और वॉलेटाइल सी छोटी दुनिया पर एक इरप्शन की पहली कामयाब प्रिडिक्शन थी। पहली बार हम सिर्फ इस रैंडमनेस पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, हम असल में उसे समझ पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जैसा था, और जेम्स वेब की बदौलत हमें एक और कामयाबी मिलने वाली थी। हाल ही तक हमने कभी सेंटुअर 29P पर कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट नहीं की थी। कार्बन मोनोऑक्साइड को हमेशा इन इरप्शंस का ड्राइवर माना जाता था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि ये कॉमेट के आसपास लगातार भारी मात्रा में पाई जाती है। लेकिन 2024 में जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा ने हमें दिखाया कि जवाब का सिर्फ आधा हिस्सा था। सेंटुअर 29P के पिछले रेडियो वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस के डेटा ने एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जेट दिखाया था जो अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था, लेकिन वेब के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ ने इस जेट के कंपोजिशन को और ज्यादा फोकस में ला दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक नहीं बल्कि उसके 2 जेट्स दिखाए। एक अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था और दूसरा नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के 2 जेट्स भी दिखाए। यह कॉमेट पर इस गैस की पहली डेफिनेटिव डिटेक्शन थी। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड की मात्रा में ये फर्क ये बताना है कि शायद सेंटुअर 29P कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में चिपक गए हैं। इस आउटगैसिंग की असल वजह क्या है? खैर, साइंटिस्ट अभी भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन सेंटुअर 29P से जुड़े इन अनयूजुअली हाई कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक दिलचस्प थ्योरी सामने रखी गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेहद वॉलेटाइल होती है और प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड आइस 25 केल्विन जितने कम टेम्परेचर्स पर भी सबलिमेट हो सकती है।
अगर इसे सेंटोर के सर्विस के आसपास स्टोर किया गया होता तो ये बहुत पहले ही उड़ चुकी होती। इसलिए इसे यकीनन किसी तरह सरफेस के बहुत नीचे ट्रैप्ड या प्रिजर्व्ड होना चाहिए। इसका एक पॉसिबल जवाब एमोर्फस वाटर आइस है। लगभग वो सारी आइस जो हम अर्थ पर जानते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। क्रिस्टलाइन आइस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की तरह होती है, वहीं दूसरी तरफ एमोर्फस आइस टाइटली पैक्ड नहीं होती। ये इसे क्रिस्टलाइन आइस के मुकाबले कम डेंस बनाती है और इसका मतलब ये भी है कि ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर गैसेस को होल्ड कर सकती है। 77 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पर एमोर्फस आइस अपने आप क्रिस्टलाइन आइस में बदल जाती है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ये कन्वर्जन उतनी ही तेजी से होगा। इस प्रोसेस में फंसी हुई गैसेस बाहर निकलती हैं। तो थ्योरी के हिसाब से अगर सेंटोर 29P के कोर में अभी भी एमोर्फस आइस है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड फंसी हुई है और वो आइस कन्वर्ट होकर क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल रही है, तो शायद वहीं से इतनी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ रही है। सेंटोर 29P की शुरुआत काइपर बेल्ट में हुई थी, जहां टेम्परेचर 30 से 40 केल्विन के बीच रहता है। इस टेम्परेचर पर सारी आइस एमोर्फस होगी, क्योंकि यह सिर्फ 77 केल्विन के ऊपर ही क्रिस्टलाइज होना शुरू होती है। जैसे जैसे 10 मिलियन ईयर्स में अंदर की तरफ सफर करके अपनी मौजूदा लोकेशन पर पहुंचा, जो सन से 6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, तो टेम्परेचर बढ़कर 115 केल्विन हो गया और इसकी एमोर्फस आइस बदलने लगी क्रिस्टलाइन आइस में। लेकिन इसकी सारी एमोर्फस आइस को क्रिस्टलाइन बनने में कितना टाइम लगेगा? मैंने पहले बताया था कि सेंटोर 29P का साइज इसमें एक बड़ा रोल निभाने वाला था। याद रखिए, ये वही हिस्सा है। सबसे पहले रिसर्चर्स ने 4 नोन छोटे सेंटोर को लिया। उन सब का साइज 1 से 6 किलोमीटर के बीच था और वो सेंटोर 29P जैसी ही ऑर्बिटल पोजीशन में थे। उन्होंने कैलकुलेट किया कि उन सेंटोर्स को 0.1 से 6 मिलियन ईयर्स का टाइम लगेगा अपनी एमोर्फस आइस को कन्वर्ट करने के लिए क्रिस्टलाइन आइस में। आसान शब्दों में, जब तक वो इस पोजीशन में पहुंचते हैं वो अंदर से पूरी तरह फुली क्रिस्टलाइन हो चुके होते हैं। सारी फंसी हुई गैसेस बाहर निकल चुकी होती हैं, कोई राज बाकी नहीं रहता। उनका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन 29P के साइज वाले एक सेंटोर को 60 से 100 मिलियन ईयर्स का टाइम लगेगा अपनी सारी एमोर्फस आइस कन्वर्ट करने में। अगर ये कैलकुलेशन सही है तो हो सकता है कि इस सेंटोर ने सिर्फ 50 से 65% एमोर्फस आइस ही कन्वर्ट की हो, और इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है इसके बिहेवियर पर। कम डेंसिटी वाली एमोर्फस आइस के ज्यादा डेंसिटी वाले क्रिस्टलाइन आइस में बदलने से न्यूक्लियस का ओवरऑल वॉल्यूम सिकुड़ जाएगा। इससे स्ट्रक्चरल फेलियर्स आ सकते हैं सेंटर, सरफेस और इंटीरियर में। कुछ लोगों का मानना है कि इसके बाद होने वाले केव्स इन्स, लैंडस्लाइड्स और स्किन होल क्रिएशन इवेंट्स ही वो असली वजह हो सकते हैं जिनकी वजह से सेंटोर में इरेटिक आउटबर्स्ट होते हैं। लेकिन इस बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के बावजूद एक और प्रॉब्लम बाकी है। सेंटोर 29P धीरे धीरे गैस लीक नहीं करता है, बल्कि ये धमाके के साथ फटता है, कभी कभी तो साल में कई बार। इतना प्रेशर इतनी जल्दी कैसे बन जाता है कि लगातार बैक टू बैक कई एक्सप्लोजन्स हो सकें? ये बात अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है। सेंटोर 29P में अचानक इतनी चमक के बर्स्ट क्यों आते हैं और इसकी आउट गैसिंग असल में कैसे काम करती है? ये 2 सबसे बड़े एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन बने हुए हैं इस हाईली एक्टिव कॉस्मिक बॉडी से जुड़े। ये हमारी इस सोच को चैलेंज करता है कि आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद आईसी बॉडीज कितनी ज्यादा फियरी हो सकती हैं, और हम अभी भी इसके बारे में उतना नहीं जानते जितना कि हम जानना चाहते हैं। लेकिन हमने प्रोग्रेस की है। हम धीरे धीरे इसके रहस्यों को सुलझाना शुरू कर रहे हैं और बेहतरीन टूल्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम आगे सीखते ही रहेंगे। जरा सोचिए, साल 2025 है। पहला प्रोब जो मिल्की वे से बाहर निकल रहा है, आखिरकार हमारी गैलेक्सी के सबसे बाहरी स्टार से गुजर रहा है। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। हर एक बसे हुए प्लैनेट पर इस प्रोब का नाम वांडरलस्ट 1 है। इसकी डेस्टिनेशन हमारी सबसे करीबी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। लेकिन जैसे ही लोग जश्न मनाते हैं, कुछ अजीब होता है। इम्पैक्ट।
सारी दुनिया हैरानी से देखती है। जब प्रोब का बीच का हिस्सा पिचक जाता है, जिससे इसका मेटल मुड़ने, टूटने और फटने लगता है, और कुछ तो पूरी तरह गायब हो जाता है। प्रोब का बचा हुआ मलबा स्पेस में घूमने लगता है, इसके सिस्टम्स डेड हो जाते हैं, और फिर इस हादसे की असली वजह सामने आती है। वांडरलस्ट 1 एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से टकरा गया था। बेशक आपको मैंने जो कुछ भी बताया वो फिक्शन है, लेकिन इतने छोटे ब्लैक होल्स जिनका मास इतना कम हो कि उनकी तुलना एक एडल्ट राइनो से की जा सके, शायद वो फिक्शन ना हो। वो कहीं बाहर हमारी गैलेक्सी के किनारों का चक्कर लगा रहे हों, और शायद हमें अभी अभी उनके सच में मौजूद होने का प्रूफ मिल गया है। मैं एलेक्स मैकॉगन हूं और आप देख रहे हैं विज्ञान शो। मेरे साथ चलिए, जहां हम अंधेरे की गहराइयों में उतरेंगे ताकि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के रहस्यों को सुलझा सकें। वो क्या हैं, वो कहां से आते हैं, और क्या हमें परेशान होना चाहिए। एक लंबे टाइम से छोटे ब्लैक होल्स, जिन्हें मैं ब्लैक होल्स राइनो कहने वाला हूं क्योंकि उनका मास लगभग बराबर हो सकता है, उन्हें इम्पॉसिबल माना जाता था। 1960s तक हम ब्लैक होल बनाने का सिर्फ एक ही तरीका जानते थे, और वो था स्टेलर कोलैप्स। एक स्टार जिसका मास हमारे सन से 20 गुना या उससे ज्यादा हो, उसका फ्यूल खत्म हो जाना और एक सुपरनोवा में धमाका होना। वो सारा एक्सप्लोडेड मैटर कोलैप्स हो जाता है और अपने पीछे कितना डेंस ऑब्जेक्ट छोड़ जाता है कि लाइट भी उसकी जबरदस्त ग्रेविटी से बच नहीं सकती। ये एक ब्लैक होल है, और क्योंकि ये एक स्टार से बना है, इसलिए ये एक स्टेलर ब्लैक होल है। अगर उनका मास सन के मुकाबले 20 गुने से कम है तो वो भी सुपरनोवा बन जाते हैं, लेकिन उनका कोलैप्स इतना पावरफुल नहीं होता कि एक ब्लैक होल बना सके। इसकी बजाय हम एक न्यूट्रॉन स्टार को देखते हैं, एक छोटा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो अभी भी बहुत ज्यादा डेंस है और लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बना है। उन स्टार के लिए जिनका मास 8 स्टेलर मासेस से कम है, वो बिल्कुल भी सुपरनोवा नहीं बनते। तो जन्म के वक्त स्टेलर ब्लैक होल्स कितने बड़े हो सकते हैं, इसकी एक लिमिट है। सबसे बड़े स्टार से बड़े नहीं, शायद हमारे सन के मास से कुछ 100 गुना बड़े और कुछ गुना ज्यादा मैसिव से छोटे नहीं। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि मुमकिन लिमिट से छोटे ब्लैक होल्स भी असल में एग्जिस्ट कर सकते हैं? अजीब बात है। इसका जवाब यह है कि हमने पॉसिबल से भी कहीं ज्यादा बड़े ब्लैक होल्स खोजे हैं। आज हम जानते हैं कि लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक विशाल मॉन्स्टर, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। 60 के दशक में हम बस इन विशाल मॉन्स्टर्स की खोज शुरू ही कर रहे थे। पहला क्वासर, एक हाईली ल्यूमिनस और रेड शिफ्टेड गैलेक्टिक सेंटर 1963 में मिला था, जिसने ब्लैक होल रिसर्च के करीब एक दशक लंबे गोल्डन एज की शुरुआत की। किसी गैलेक्सी के सेंटर में एक मैसिव ब्लैक होल होने की पहली प्रेडिक्शंस 1971 में आई थी। जैसे जैसे साल बीते और इन टाइटन्स के और एविडेंस सामने आए, हमें एहसास हुआ कि वे बेहद मैसिव थे, हमारे सन के मास से लाखों से लेकर अरबों गुना ज्यादा। लेकिन वे एक पहेली की तरह हैं, और इन्होंने साइंटिस्ट को खास तौर पर एक सवाल के साथ छोड़ दिया, वो फॉर्म कैसे होते हैं। हालांकि टेक्निकली ये पॉसिबल है कि एक स्टेलर ब्लैक होल मास कंज्यूम करे और इवेंचुअली इतना बड़ा हो जाए, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन तब फेल होने लगा जब यूनिवर्स की हिस्ट्री में और भी पहले के सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के एग्जांपल्स हमारी कॉस्मोस की दूर की इमेज में दिखने लगे। लेकिन कम से कम अभी के लिए इससे बेहतर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। फिर आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया और 2022 में चालू किया गया। इसने किसी भी पहले के टेलीस्कोप से ज्यादा दूर और बेहतर डिटेल में देखने का वादा किया। ये उन स्टार्स की तलाश करने वाला था जिनकी लाइट लगभग यूनिवर्स की शुरुआत से ही ट्रेवल कर रही थी, और जेम्स वेब ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ये छोटे रेड डॉट्स उन गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें बिग बैंग के सिर्फ 500 मिलियन साल बाद के सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं। साइंटिस्ट को एहसास हुआ कि स्टेलर ब्लैक होल्स के उस साइज तक बढ़ने के लिए इतना टाइम काफी नहीं था। बिना लॉज ऑफ फिजिक्स की लिमिट से ज्यादा तेजी से मैटर को खाए बिना तो बिल्कुल नहीं।
अब मैंने इस आइडिया पर पहले भी एक वीडियो बनाया है और कुछ एविडेंस है कि ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल्स हमारी स्पीड लिमिट्स को डिसरिगार्ड कर सकते हैं कि वे कितनी तेजी से खाकर उन रेट्स पर बढ़ सकते हैं जो हमने इनिशियली पॉसिबल नहीं सोचे होंगे। मतलब अगर हमने उन्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा होता, लेकिन कई साइंटिस्ट इस आंसर को लेकर स्केप्टिकल हैं और एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी भी है जिसे जेम्स वेब की एक और रिसेंट डिस्कवरी ने शायद अभी सच साबित कर दिया है। जब एक ब्लैक होल फॉर्म होने की बात आती है तो मेन चीज डेंसिटी है। जब डेंसिटी काफी हाई होती है तो मास इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि इसकी ग्रेविटी की लोकलाइज्ड फील्ड एक टिपिंग पॉइंट को पार कर जाती है और इससे दूर जाने के लिए आपको जिस स्पीड से मूव करना होगा वो इम्पॉसिबली फास्ट हो जाती है। यानी आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रैवल करना पड़ेगा। सवाल ये है कि आखिर मैटर पहली जगह में इतना डेंस कैसे हो जाता है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इतनी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम कर सके जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को एक दूसरे के बहुत करीब आने से रोकती है। फिर आता है न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर, एक क्वांटम मैकेनिकल फोर्स जो कहता है कि दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दो न्यूट्रॉन्स एक ही स्पेस एक साथ ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन स्टार्स इतने डेंस नहीं होते कि उनकी ग्रेविटी इस प्रेशर को पार कर सके, इसलिए वे फिर भी इतने डेंस होते हैं कि इस मैटर के एक चम्मच का वजन माउंट एवरेस्ट के बराबर होगा, करीब 900 बिलियन केजी से भी ज्यादा। एक ब्लैक होल बनाने के लिए आपको ऐसी फोर्सेस चाहिए जो पूरे माउंट एवरेस्ट को कुचलकर उस चम्मच में भर सके और उससे भी ज्यादा। असल में माउंट एवरेस्ट को एक एटम से भी 100 गुना छोटे स्पेस में स्क्वैश करना होगा ताकि वो एक ब्लैक होल बन सके। आज के यूनिवर्स में ऐसी फोर्सेस सिर्फ बहुत स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही मौजूद हैं। कोलैप्सिंग स्टार्स के अंदर जब वे सुपरनोवा बनते हैं, लेकिन समय में पीछे जाएं तो हमेशा ऐसा नहीं था। आइए यूनिवर्स के शुरुआती पलों में वापस चलें। बिग बैंग के पहले सेकंड के अंदर जो प्रेशर्स मौजूद थे, हालांकि सिर्फ एक पल के लिए। इस हॉट डेंस पार्टिकल सूप में मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से होमोजीनियस या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। कुछ एरियाज में पार्टिकल डेंसिटी हाई थी और दूसरे में ये कम थी। साइंटिस्ट का मानना है कि यह पॉसिबल है कि स्पेस के पर्टिकुलरली डेंस हिस्सों में ब्लैक होल्स सीधा प्राइमोर्डियल मैटर से ही फॉर्म हुए हों, स्टार फेस को पूरी तरह स्किप करके। इसका रिजल्ट प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहलाता है और सरप्राइजिंगली वे असल में कोई नया आइडिया नहीं है। उनकी पहली प्रेडिक्शन 1966 में याकोव जेल्डोविच और आइगोर नोइकोव ने की थी। उनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे हमारे सन के मास से 1 लाख गुना ज्यादा मासेस के साथ फॉर्म हो सकते थे। ये आज देखने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को एक्सप्लेन करने के लिए काफी ज्यादा होगा, स्पेशली उन बिलियंस ऑफ ईयर्स को देखते हुए जो उन्हें बढ़ने के लिए मिले हैं। क्यूरियसली उन्हें जायंट्स के रूप में फॉर्म होना जरूरी नहीं था, वे बहुत छोटे भी हो सकते थे। एक सिंगल एटम के साइज का ब्लैक होल जिसका मास एक एस्ट्रॉइड के बराबर हो, या एक सो कॉल्ड ब्लैक होल राइनो जो एक प्रोटॉन से बड़ा नहीं होगा, लेकिन मास एक राइनोसोरस जितना होगा। हालांकि 13.8 बिलियन साल पहले की बात है और इस थ्योरी के साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं कि ऐसे टाइनी ब्लैक होल्स आज भी मौजूद हैं। पहली है हॉकिंग रेडिएशन की एक एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ, जिसके बारे में स्टीवन हॉकिंग्स ने हाइपोथेसिस किया था कि ब्लैक होल इसे एमिट करते हैं जो कि लंबे टाइम में धीरे धीरे श्रिंक हो जाते हैं। ये एसेंशियली हमें बताती है कि अब तक सभी टाइनी ब्लैक होल्स को इवेपोरेट हो जाना चाहिए था। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमने ये प्रूव नहीं किया कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स असल में कभी एग्जिस्ट करते भी थे। हमने कभी किसी ब्लैक होल को इंटरस्टेलर डस्ट के बाहर आते नहीं देखा, या कम से कम रिसेंटली तक तो नहीं देखा। जुलाई 2025 में नासा ने रिपोर्ट किया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 2 अर्ली डिस्क गैलेक्सीज को देखा है जो शायद एक दूसरे से क्रैश होने की प्रोसेस में थी। लेकिन अजीब बात यह है कि उनके बीच में, ना कि अपनी खुद की गैलेक्सी के सेंटर में, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था। यह किसी तरह से दोनों में से किसी गैलेक्सी से रिजेक्ट नहीं हुआ था। उनके पास अपने खुद के सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी हैं, जिसने इस तीसरे वाले को कंप्लीटली इनएक्सप्लिकेबल बना दिया।
जिस टीम ने इसे खोजा उन्होंने प्रपोज किया कि ये ब्लैक होल एक गैस क्लाउड के डायरेक्ट कोलैप्स के जरिए इन साइटू फॉर्म हुआ। लेकिन ये अकेला एविडेंस नहीं है कि ब्लैक होल सिंपली अपीयर हो सकते हैं सही कंडीशंस मिलने पर। QSO1 एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे वेब ने स्पॉट किया था। ये एक सरप्राइजिंगली छोटी गैलेक्सी में रहता है। साइंटिस्ट प्रैक्टिकल एनालिसिस करने में एबल थे और उन्होंने पाया कि इसमें हैवी मेटल्स की मात्रा बेहद कम है। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा दूसरे एलिमेंट्स इस गैलेक्सी में उस ऑक्सीजन का 1% से भी कम था जो हम अपनी गैलेक्सी में देखते हैं। और रिसर्चर्स ने इसे अर्ली यूनिवर्स में पाए गए सबसे केमिकली अनइवॉल्व्ड सिस्टम में से एक कहा, जो बहुत कुछ बयां करता है। स्टार्स यूजुअली इन एलिमेंट्स को अपनी शुरुआती कुछ जनरेशंस में ही प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये फैक्ट कि वे QSO1 की गैलेक्सी में एब्सेंट है, ये सजेस्ट करता है कि अभी बहुत कम स्टेलर फॉर्मेशन हुई है। ये कंपेलिंग एविडेंस है कि QSO1 जहां से भी आया है वो शायद किसी स्टार से पैदा नहीं हुआ था। अब हालांकि ये एकदम पक्के सबूत नहीं है, लेकिन ये दो एग्जाम्पल्स इस आइडिया को मजबूती देते हैं कि अर्ली यूनिवर्स में प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी थी। असल में ये फाइंडिंग बता सकती है कि सभी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहां से आए, और अगर ये सच है तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि सुपर टाइनी ब्लैक होल्स भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वे सब चले गए, है ना? अब तक उन्हें डिसॉल्व हो जाना चाहिए था। एक थ्योरी के मुताबिक शायद नहीं। एस्ट्रोनॉमी के सामने एक प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल पुल के अमाउंट को ट्रैक करते हैं, ये जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। साइंटिस्ट कंक्लूड करते हैं कि गैलेक्सीज के अंदर या उन्हें घेरे हुए बड़े हेलोस में कुछ एडिशनल मैटर है, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने डार्क मैटर का नाम दिया, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें सीरियस मास होता है? ब्लैक होल्स, पर्टिकुलरली वो जिनमें कोई एक्रिएशन डिस्क नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरस्टेलर मेटल से फॉर्म हुए थे। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट ने इस आइडिया को इन्वेस्टिगेट किया है और मिल्की वे को घेरने वाले बड़े ब्लैक होल्स का कोई एविडेंस नहीं है। थैंकफुली अगर ऐसा होता तो स्टार्स बिल्कुल ब्लोइंग पिन्स की तरह उड़ने लगते। जब भी कोई हमारी गैलेक्सी में गिरता, हम उनके पीछे मौजूद स्टार्स की लाइट्स को भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग की पावर के कारण अजीब तरह से बिहेव करते देखते, क्योंकि इन ब्लैक होल्स की इंटेंस ग्रेविटी उनके आसपास के स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देती और हम सिंपली ऐसा कुछ नहीं देखते जो इससे मैच करता हो। लेकिन टाइनी ब्लैक होल्स हमारे ब्लैक होल राइनोस को किसी भी तरीके से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो वहां नहीं है। इकलौता आर्ग्यूमेंट ये है कि वे अब तक पूरी तरह डिसॉल्व हो चुके होंगे, लेकिन ऐसा शायद ना हो। अप्रैल 2024 में एक स्टडी जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मंथली नोटिसेस में पब्लिश हुई थी, उसने पाया कि टाइनी लेवल्स पर हॉकिंग रेडिएशन काफी हद तक स्लो डाउन हो सकता है, लगभग पूरी तरह से रुक सकता है, जिसका मतलब है कि ये ब्लैक होल्स श्रिंक हो सकते हैं और तब तक श्रिंक होते रह सकते हैं जब तक वे इवेंचुअली रुक ना चाहें। जिसका मतलब है कि अगर ये सच है तो ब्लैक होल राइनोस बाहर मौजूद हो सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि डार्क मैटर हमारी गैलेक्सी को एक मैसिव हेलो में सर्कल करता है। क्या हो अगर उन सब के बजाय ये टाइनी ब्लैक होल राइनोस हो? वहां लाखों करोड़ों की तादाद में वे बाहर मौजूद हो सकते हैं। एक ब्लैक होल माइनफील्ड जो इनविजिबल और डेडली है, एक स्वॉन जिसका सामना हम किसी दिन कर सकते हैं अगर हमने कभी किसी दूसरे गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने के लिए इस गैलेक्सी को छोड़ने की कोशिश की। हम शायद बिना जाने ही यहाँ केस्ड हैं और हमें इसका पता भी नहीं है। ऑफ कोर्स स्पेस एक्सप्लोरेशन के अपने बहुत सारे डेंजर्स हैं, लेकिन ये सोचना कहीं ज्यादा अनसेटलिंग है कि जैसे ही हम डार्क में वॉयज पर निकलते हैं, हम एक टाइनी माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल के साथ कोलाइजन कोर्स पर हो सकते हैं जिसका मास एक राइनो जितना हो, या फिर कोई एक स्पेस से होते हुए तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा हो। उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि ये पर्टिकुलर थ्योरी सच नहीं है, या कम से कम गैलेक्सी को छोड़ने का आइडिया भूल जाएं। मुझे लगता है कि मैं घर पर ही रहना पसंद करूंगा।